नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज की डेट में हम लोग जो फ्रांसीसी क्रांति है तो उससे संबंधित चीज़ों को देखेंगे। जीएस फर्स्ट पेपर का लेक्चर है वर्ल्ड हिस्ट्री का। ठीक है, तो अच्छे से इस लेक्चर को हम लोग देखेंगे। और कुछ चीज़ें हैं दोस्तों कि जैसे फ्रांसीसी क्रांति के कारणों को और किस तरीके से कौन कौन सी जो फ्रांसीसी क्रांति होती है तो इसमें किन किन लोगों की किसकी भूमिकाएं रहती हैं, तो इन सारी चीज़ों के बारे में अच्छे से बात करेंगे। ठीक है, इसकी पीडीएफ दोस्तों दो लेक्चर के बाद में लगभग 13 पेजेस हैं, तो दो पार्ट में 6 पेजेस और 7 पेजेस करके हम लोग दो पार्ट में इस पूरे के पूरे लेक्चर को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए जो यह वीडियो है दोस्तों, यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर भी करा दीजिएगा। चलिए ज़्यादा देर न करते हुए जो लेक्चर है उसको स्टार्ट करते हैं। फ्रांसीसी क्रांति के कारणों को देखते हैं। तो देखिए फ्रांसीसी क्रांति का कारण क्या थे, तो यहाँ पर देखिए स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, इन सब का आदर्श रखने वाली जो फ्रांस की एक जटिल सामाजिक व्यवस्था राजनीतिक परिस्थितियों से उपजी थी। कहीं न कहीं ये चीज़ें बैकग्राउंड में चल रही थी कि यहाँ पर सामाजिक व्यवस्था बहुत ही ज़्यादा असमानता फैली हुई थी, राजनीतिक परिस्थितियों में बहुत ही ज़्यादा उथल-पुथल थी। तो इन्हीं चीज़ों को अच्छी तरीके से इसमें समझेंगे और इसका कारण समझने के लिए फ्रांस के सभी वर्गों के हित, जैसे जितनी पार्टीज़, जैसे मान लीजिए यह कोई क्षेत्र है, अब इसमें जितने लोग शामिल होंगे, ठीक है, इस क्रांति में, तो उन सारे लोगों की हम लोग बात करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात, चर्च और कुलीन वर्ग की भूमिका। तो यह वह वर्ग रहता है जो फ्रांसीसी राज्य व्यवस्था में न सिर्फ प्रशासनिक विधिक स्तर पर विशेषाधिकार का उपभोग करता है। कहने का मतलब यह है कि जो चर्च और कुलीन वर्ग के लोग होते हैं ये सभी में सर्वोच्च माने जाते हैं और सभी प्रकार के जो विधिक अधिकार, प्रशासनिक अधिकार, इनके विशेषाधिकार होते हैं उनका ये उपभोग करते हैं। इन्हीं के बीच आधा मिलियन आबादी के पास में कुल फ्रांसीसी भूमि का 40% भाग रहता है। फ्रांस के राजा होते हैं लुई 16वें, तो इन्होंने क्या किया कि जो चर्च और कुलीन वर्ग था तो इसकी सलाह से जो स्टेटस जनरल की सभा बुलाई जाती है। ठीक है, जिसमें उपजी अव्यवस्था के साथ ही जो फ्रांसीसी क्रांति होती है तो वह शुरुआत हो जाती है। ठीक है, इसके तहत क्या होता है कि जैसे स्टेटस जनरल जो कि फ्रांस की पारंपरिक प्रतिनिधि संस्था होती है जहाँ पर लोगों का प्रतिनिधित्व होता है। ठीक है, और इसी के तीसरे स्टेटस ने अपने आप को जनरल असेंबली घोषित किया था। ठीक है, सामंतवाद के दमन के बाद उपजा हुआ निरंकुश फ्रांसीसी राजतंत्र जो है 18वीं शताब्दी के मध्य आते आते एक बार फिर से कुलीन और चर्च के प्रभाव में आ जाता है। ठीक है, देखिए जो चीज़ें हैं, जैसे आप फ्रांस की ही चीज़ों को पढ़ेंगे देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, लेकिन आपको जो चीज़ें सिलेबस में हैं उसी के अनुसार चीज़ें देखनी है। ठीक है, अब देखिए जहाँ तक सामंतवाद की बात है तो सामंतवाद के दमन के बाद उपजा हुआ निरंकुश फ्रांसीसी जो राजतंत्र होता है 18वीं सदी के मध्य आते आते एक बार फिर से कुलीन वर्ग और जो उच्च वर्ग के लोग होते हैं उनका प्रभाव आ जाता है। ठीक है, प्रभाव में आ जाता है और यह इतिहास की एक विडंबना ही है। ठीक है, कि दोबारा प्रभुत्व स्थापित करते हैं। ठीक है, दोनों ही वर्ग, राजनीतिक वर्ग, प्रशासनिक, विधिक और वित्तीय स्तर पर कई तरह के विशेषाधिकारों का उपयोग कर रहे होते हैं, चर्च और कुलीन वर्ग दोनों। किंतु 14वीं-15वीं शताब्दी से आरंभ होने वाली वाणिज्यिक धारा जो की थी, ठीक है, चूँकि 18वीं सदी तक काफ़ी दृढ़ हो चुकी थी और इसी लिए यहाँ पर क्या होता है कि इससे उपजा हुआ मध्य वर्ग अब सभी स्तर पर अपने अधिकारों के प्रति ज़्यादा प्रतिबद्ध हो गया होता है, अपने अधिकारों की मांग करने लगता है, अपने जो अधिकार होते हैं, ठीक है, अपना सम्मान होता है, उनकी मांग करने लगता है। इन दोनों वर्गों के लोग जो रहते हैं स्टेटस जनरल की सभा को, ठीक है, सभा को अपने लिए लाभदायी इसलिए मानते हैं क्योंकि इस सभा की कार्यपद्धति एक बुनियादी दोष था। ठीक है, अब इसके आगे बात, घटनाएं किस तरीके से घटित होती हैं कि जैसे देखिए इस सभा का गठन इस प्रकार किया गया होता है कि तीनों सभाओं में 3 प्रकार के या 3 वर्ग के प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, 3 सभाएं होती हैं और 3 सभाओं में
अलग अलग लोग प्रतिनिधित्व करते हैं। इन सभाओं में मतदान अलग अलग सभा में कराकर कुल 3 मत निकाले जाते थे, जिसके बीच में बहुमत का निर्धारण होता था। ठीक है, देखिए प्रथम स्टेट क्या होता है, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। ठीक है, 3 स्टेट होते थे, और प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट ने अपने सदन के बहुमत से व्यवस्था में किसी प्रकार के सुधार को नकार देते हैं, क्योंकि उनके विशेषाधिकार खत्म हो रहे होते हैं। और तीसरा स्टेट जो रहता है, थर्ड स्टेटस जो रहता है, तो उसमें क्या है, उसमें लोगों का प्रतिनिधित्व रहता है। ठीक है, तीसरे स्टेट में क्या रहता है, लोगों का प्रतिनिधित्व रहता है, आम लोगों का प्रतिनिधित्व रहता है। ठीक है, इनका कोई प्रयत्न निरर्थक हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो प्रथम स्टेट जो रहता है चर्च, और द्वितीय स्टेट रहता है कुलीन। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग प्रतिनिधित्व करते हैं, इसीलिए इन दोनों वर्गों के लिए लोग प्रायः आश्वस्त थे कि अपने अपने सदन से सुधार के प्रस्ताव को खारिज कराकर वे लोग अंततः 2 या 1 से बहुमत से जीत जाएंगे। ठीक है भाई, सीधी सी बात है कि जैसे 3 व्यक्ति हैं, 3 व्यक्तियों में से अगर 2 व्यक्तियों ने बहुमत किसी भी चीज़ या किसी भी मतलब मुद्दे पर अगर पक्ष में कोई भी चीज़ वोटिंग कर दी, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, एक भाग पूरा का पूरा उसी के अंदर समाहित हो जाएगा। अब यहाँ पर थर्ड स्टेज की बात आ रही थी। ठीक है, थर्ड स्टेट में क्या था कि जैसे ये थर्ड स्टेट के लोग जो थे प्रायः आश्वस्त थे और अपने अपने सदन से सुधार के प्रस्ताव को खारिज कराकर ये लोग अंततः 2 या 2 से अधिक मतों से जीत जाएंगे। लेकिन समस्या तब उपजती है जब सभा के आह्वान पर तीसरे स्टेट के लोगों ने मांग की कि मतदान की पद्धति में सुधार होना चाहिए। कहने का मतलब है कि मतदान की पद्धति जो थी उसी में सुधार चाह रहे थे। इसी मुद्दे पर उपजे विवाद का जब राजा के साथ कोई समाधान नहीं निकल रहा, तो मौके को हाथ से निकलता हुआ देख तीसरे स्टेट ने आक्रामक तेवर अपनाते हुए अपने आप को ही फ्रांस की वास्तविक प्रतिनिधि संस्था घोषित कर देते हैं। कहने का मतलब यही है कि एक तो हो गया आपका चर्च हो गया, दूसरा क्या हो गया, दूसरा आपका कुलीन वर्ग हो गया, थर्ड स्टेट पे जो आम लोग थे, अब इन्होंने क्या किया, अपने आप को ही सबसे वास्तविक संस्था घोषित कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, इस तरह से यहीं से फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत होती है। और क्रांति की वास्तविक शुरुआत जो होती है फ्रांसीसी समाज के प्रति क्रांतिकारी वर्ग के माध्यम से ही होती है। अब देखिए इसमें मुख्य जो भूमिका आती है पेरिस की भीड़ की भूमिका। तो देखिए क्रांति का अगला चरण जो रहता है ब्रिस्टल के किले के ध्वंस से मतलब गिरा दिया जाता है इसको। ब्रिस्टल शस्त्रागार और कैदियों का सुरक्षित स्थल रहता है। फ्रांस में क्या है भाई, सीधी सी बात है, जब बड़े लोग जैसे मान लीजिए भारत है, भारत में नेता वर्ग और प्लस सैनिक अगर दोनों लोग आपस में मिल जाएं और सारी चीज़ों पर कब्जा कर लें, ठीक है, तो ऐसी स्थितियों में क्या होगा, ऐसी स्थितियों में जो आम जनता है जब तक उन चीज़ों पर मतलब कब्जा नहीं करेगी या उनको नष्ट नहीं करेगी तब तक चीज़ें नहीं ठीक हो सकती, परिवर्तन नहीं आ सकता। ठीक है, इसके साथ क्या होता है कि ब्रिस्टल शस्त्रागार कैदियों का सुरक्षित स्थल होने के कारण राष्ट्रीय शक्ति का प्रतीक भी माना जाता है, जिसे 14 जुलाई 1789 को पेरिस की सड़कों पर सोने वाली भीड़ ने, ठीक है, भीड़ ने तोड़ देती है। ठीक है, ब्रिस्टल के शस्त्रागार को तोड़ दिया जाता है। सवाल उठता है कि भीड़ में कौन लोग शामिल थे, तो ये वही लोग होते हैं जिनके पास रहने के लिए घर नहीं रहता है, न खाने के लिए भोजन, यानी फ्रांस का वास्तविक समाज। उस पर उस समय एक बहुरंगी चित्र भी प्रस्तुत किया जाता है, जिसका एक रंग राजा की विलासिता में उद्घाटित होता है, तो दूसरा जो रंग है विशेषाधिकारी वर्ग के सुविधाभोगी जीवन पद्धति में पाया जाता है। तो ये पेरिस की भीड़ की भूमिका होती है। अब आगे देखते हैं। देखिए इसी के समानांतर फ्रांस में क्या है, निरंतर समृद्ध होना, मध्य वर्ग एक जो था उसका भी अहम योगदान था कि आर्थिक समृद्धि के बावजूद भी सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ था मध्य वर्ग। किसान की स्थिति यह थी कि यद्यपि वो अपनी भूमि का मालिक था, लेकिन सामंती चर्च कुलीन जो थे तो ये राजकीय सभी प्रकार के करों के दबाव में दबा हुआ था। ठीक है, मतलब सामंती लोग, चर्च और कुलीन वर्ग, इन सबके जो कर लगाए जाते थे इनके द्वारा, उसमें जो हमारा मध्य वर्ग था वो दबा हुआ था। एक वर्ग शहरी मजदूरों का भी था, उनकी स्थिति भी तंगहाली की ही स्थिति देखी जा रही थी। और 1789 के ठीक 3-4 साल पहले से ही जिस तरह का मौसम फ्रांसीसी क्रांति को झेलना पड़ा था, ठीक है,
उसके परिणाम स्वरूप भी शहरों की ओर पलायन के कारण भी पेरिस में फ्रांस की वंचित जनता का जमाव हो जाता है। इसी भीड़ ने जो ये भीड़ जमा होती है आकर पलायन करके, वही ब्रिस्टल का किला तोड़ देती है। और तात्पर्य रहता है कि फ्रांस की क्रांति ना तो सिर्फ गरीबी की उपज थी, ना ही किसी प्राकृतिक दुर्घटना मात्र की परिणति थी। सही अर्थों में यह कहा जाएगा कि गरीबी और विशेषाधिकार के बीच अंतर विरोधों से उपजी, जिसे अन्य परिस्थितियों में उत्प्रेरित किया था। ठीक है, कि भाई कहीं ना कहीं गरीबी और एक, कहने का मतलब ये, एक दबे कुचले लोग और एक स्थिति बहुत अच्छे लोग जिनके पास विशेषाधिकार थे, दोनों की ऐसी सामंजस्य बनता है, ऐसी स्थितियां बनती हैं कि जो गरीब लोग थे उनकी वो अपनी आवाज़ उठाते हैं। ठीक है, अब देखिए कृषकों की भूमिका क्या रहती है फ्रांस की क्रांति में। तो देखिए फ्रांस का किसान जो है वो भूमि स्वामी तो रहता है, इसके अलावा भी वह बहुत ज़्यादा कर झेल रहा होता है। जो कर उस पर लगाए गए होते हैं वो झेल रहा होता है। उसकी अवस्था बदतर होती चली जा रही थी। स्टेट जनरल की सभा के पहले और जो मांग पत्र तैयार किया जाता है, जिसको कैहियर कहा जाता है, ठीक है, तो किसानों की सबसे प्रबल मांग यही रहती है कि कर ढांचे, भाई जो हमारे यहाँ कर प्रणाली है उसको सही किया जाए, सुधार किया जाए। वस्तुतः फ्रांस के किसानों की स्थिति यह हो जाती है कि यदि कर की संरचना तर्क संगत होती तो उनकी उपज का एक अंश बचत के रूप में उनके पास में रहता, जबकि क्या है, विद्यमान व्यवस्था के कारण उन्हें न सिर्फ चर्च और सामंत को ही कर देना पड़ रहा था, जबकि राजकीय जब वो राजकीय कर चुकाते थे तब भी उनके कंधों पर सामंत और चर्च के हिस्से का कर भार भी लाद दिया जाता था। कहने का मतलब अन्य प्रकार के अलग तरीके के कर भी लादे जाते थे जनता के ऊपर। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि फ्रांस की ज़्यादातर भूमि जो है चर्च और कुलीनों के पास में ही थी, लेकिन यह वर्ग कर की जिम्मेदारियों से मुक्त था। ठीक है, इस पर कोई कर नहीं लगाया जाता। राजा का व्यय निरंतर बढ़ता जा रहा था और यह हम कह सकते हैं कि फ्रांस के किसानों की असंतुष्टि का जो सबसे मूल आधार कहा जाएगा, उसके पास कुछ ना खोने के लिए भी नहीं था। मतलब उसको कुछ खोने के लिए था ही नहीं, वो खोए तो क्या खोएगा, और पाने के लिए सब कुछ था। ठीक है, और कुछ पाने के लिए भी नहीं था। ठीक है, कहने का मतलब ना कुछ खोने के लिए था ना कुछ पाने के लिए था। अब आगे वह कार्य करेगा उसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि आखिर वो उसको मिलेगा क्या। ठीक है, तो ये ऐसी परिस्थितियां फ्रांस में बनती हैं। अब देखिए मध्य वर्ग की भूमिका की जहाँ तक बात कर लेते हैं, तो फ्रांसीसी समाज में, फ्रांसीसी अर्थव्यवस्था और समाज में 14वीं-15वीं शताब्दी आरंभ होने वाली होती है। वहीं पर वाणिज्यवाद जो रहता है, ठीक है, निरंतर सुदृढ़ होते हुए एक सशक्त मध्य वर्ग को जन्म देता है। क्रांति के पहले 50 साल का काल जो रहता है वाणिज्यिक विकास के लिए भी अनुकूल रहा होता है, किंतु इस वर्ग को एक तरफ तो चर्च के कारण विकास की कई संभावनाओं से वंचित होना पड़ रहा था, तो वहीं पर क्या होता है, चर्च और कुलीन वर्ग की तुलना में निम्न सामाजिक स्थिति में रहने के लिए भी मजबूर हो रहा था। आर्थिक समृद्धि और आर्थिक पिछड़ापन के कारण अंतर विरोध भी दोनों के बीच में हो रहे थे। फ्रांसीसी मध्य वर्ग को सामाजिक संरचना में मूलभूत सुधार की मांग के लिए उत्प्रेरित भी किया जा रहा था। इनके कारण असंतोष का अगला कारण भी यही बनता है जाकर, और एक तरफ तो राजा को सर्वाधिक कर देते थे, आवश्यकता अनुसार उनको वित्तीय सहयोग भी देते थे, लेकिन फ्रांस की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था में इनकी भागीदारी न होने के कारण, भाई सीधी सी बात है, अगर आज की डेट में मेरी भागीदारी किसी भी व्यवस्था में नहीं है तो मैं उनके कर और बाकी प्रणालियों को क्यों मानूंगा। ठीक है, इनकी भागीदारी न होने के कारण सरकारी नीतियों के निर्माण में इनकी कोई भूमिका नहीं हो पाती थी। मध्य वर्ग के लोग आर्थिक क्षेत्र में भी राजकीय सचिव को अपने हितों के विरुद्ध समझते थे। वस्तुतः राजा की क्या हुई, राजा की आर्थिक दृष्टि राज्य नियंत्रित वाणिज्यिक व्यवस्था से निर्देशित होने लगी, और जबकि मध्य वर्ग मुक्त अर्थव्यवस्था की मांग कर रहा था। भाई जो मध्य वर्ग था वो कहीं ना कहीं कह रहा था कि भाई सारी चीज़ें मुक्त कर दी जाएँ। ठीक है, मध्य वर्ग की सबसे बड़ी मांग यही थी कि जो आपका कर की संरचना है उसमें तत्काल सुधार किया जाए। स्टेट्स जर्नल की सभा के पहले जब कैहियर यानी मांग पत्र तैयार हुआ था, तो किसानों की तरह इन्होंने भी अपनी कर संरचना में सुधार, जैसे किसानों ने भी कर संरचना में सुधार की मांग की थी, वैसे इन्होंने भी, मध्य वर्ग ने भी किसानों जो कर संरचना है उसमें सुधार की मांग की, और ये सर्वाधिक महत्व भी दिया गया क्योंकि इन्हें भी चर्च और सामंत के हिस्से का कर चुकाना पड़ रहा था। तो ये कुछ परिस्थितियां बन रही थी।
अब इसके बाद क्या है, कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि जिस अनुपात में मध्य वर्ग की समृद्धि बढ़ रही थी, उसी अनुपात में व्यवस्था की परिवर्तन की मांग भी बढ़ रही थी। मध्य वर्ग की उन्नति इसी अवस्था ने नवीन यूरोपीय राज्य की स्वेच्छाचारी निरंकुश राजतंत्रीय व्यवस्था और विशेषाधिकार सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध मानवीय स्वतंत्रता समानता की विचारधारा को जन्म दिया, और जिससे दार्शनिकों को एक लंबी श्रृंखला भी उभर कर आती है। कहने का मतलब ये है कि वो चाहे आपका मध्य वर्ग हो या किसान हो, ठीक है, सभी ने मिलकर इस क्रांति में योगदान दिया। अब देखिए जैसे दार्शनिक कौन कौन से थे जिनका जो योगदान रहा इस क्रांति में, तो देखिए 18वीं शताब्दी में यूरोप में प्रबोधन की धारा उभर कर आती है। उनका हृदय स्थल जो है फ्रांसी रहता है, और इसी दौरान जो फ्रांस में कुछ महत्वपूर्ण दार्शनिकों का नाम भी लिया जाता है। उनमें कौन कौन से हैं कि जैसे एलमबर्ट ने क्या कहा था, जो कि गणितज्ञ और विश्वकोश के भी एक महत्वपूर्ण संपादक माने जाते हैं, इनका भी योगदान था। पियरे बेली, जो कि एक महत्वपूर्ण साहित्यकार, इतिहासकार, गणतंत्रवादी थे। जीएल बफन, जिन्होंने प्राकृतिक चयन के सिद्धांत के तहत मनुष्य और एपीज के बीच समानता पर बल दिया। मार्किस्ट डी कंडोरसेट, जो कि एक महत्वपूर्ण दार्शनिक, गणितज्ञ और राजनीतिक विज्ञानी थे। बैरन डी हॉलबैक, जो कि एक लेखक, विश्वकोश के संपादक तो थे ही, यूरोप के पहले प्रसिद्ध नास्तिक भी माने जाते हैं, जिन्होंने सिस्टम ऑफ नेचर नामक पुस्तक में धर्म की कटु आलोचना भी करते हैं। क्वेसने क्या कहते हैं, क्वेसने ये एक फ्रांसीसी डॉक्टर थे, और साथ ही साथ इन्होंने प्रतिक्रियावादी विचारधारा का भी प्रतिपादन किया। वॉल्टेयर बहुत प्रसिद्ध हैं, जो कि एक प्रसिद्ध प्रबुद्ध लेखक और देववादी दार्शनिक थे। रूसो, बहुत ज़्यादा नाम आप लोगों ने सुना होगा। रूसो, इनका भी फ्रांसीसी क्रांति में बहुत बड़ा योगदान रहता है। दिदरो, इनकी विचारधारा मनुष्य की स्वतंत्रता को ही केंद्रीय विषय मानती थी। और मॉन्टेस्क्यू, सबसे महत्वपूर्ण रूसो, मॉन्टेस्क्यू, वॉल्टेयर, ये बहुत ज़्यादा, हॉलबैक हो गए, तो ये बहुत अति महत्वपूर्ण व्यक्ति माने जाते हैं। बाकी और भी बहुत सारे जो ये व्यक्ति हैं, इनका योगदान फ्रांसीसी क्रांति में रहता है। ठीक है, दार्शनिकों ने, देखिए दार्शनिक जो थे, ना सिर्फ फ्रांस की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक व्यवस्था की बुराई पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, बल्कि इन्होंने मनुष्य की सोच को एक बुद्धिवादी आधार भी प्रदान किया। इसके परिणाम स्वरूप एक तरफ तो व्यवस्था के प्रति आलोचनात्मक भाव भर कर आया, वहीं इसके प्रति विविध वैकल्पिक व्यवस्था का भी सुझाव दिया गया। रूसों को छोड़कर प्रायः सभी दार्शनिक राजा में परिवर्तन के बजाय राजा के माध्यम से परिवर्तन का विकल्प सुझा रहे थे। क्योंकि राजा ही किसी प्रकार के परिवर्तन के प्रति संवेदनशील नहीं था, तो इसलिए क्रांति के दूसरे क्षण आते आते राजा की हत्या कर दी जाती है और गणतंत्र की स्थापना कर दी जाती है। ठीक है, तो ऐसे ये चीज़ें जो रहती हैं। देखिए दार्शनिकों का योगदान, जैसे मान लीजिए यह फ्रांस की क्रांति है, इसमें किसानों का, आपके जो फार्मर्स रहते हैं, जो मध्य वर्ग रहता है, ठीक है, और जो दार्शनिक रहते हैं, ठीक है, तो इन सभी का योगदान माना जाता है। ठीक, अब आगे देखते हैं। देखिए दार्शनिकों में प्रबोधन की आशावादिता भी रहती है, जिन्होंने लोगों को यह बताया था कि यदि व्यवस्था में परिवर्तन कर दिया जाए तो उनका दुख दूर हो सकता है। दार्शनिकों ने न सिर्फ लोगों के मन में निवर्तमान संस्थाओं के प्रति आलोचनात्मक भाव विकास किया, बल्कि एक एक करके वैकल्पिक व्यवस्था का प्रारूप भी दिया। इन्होंने आलोचनात्मक भाव का विकास लोगों के दिलो दिमाग में किया था। उसने वास्तविक परिस्थितियों के साथ संघात करके उनकी आक्रामकता को रूपाकार प्रदान किया। पुनः जब क्रांति उभर कर आई तो यह क्रांतिकारी शक्तियों ने दार्शनिकों के सुझाए गए विकल्पों का वैकल्पिक व्यवस्था के निर्माण में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्रांति में दार्शनिकों की भूमिका अप्रत्यक्ष, देखिए डायरेक्ट नहीं रहती, लेकिन इनडायरेक्ट जरूर रहती है। ठीक है, अब देखिए राजा की भूमिका को देख लेते हैं। तो देखिए राजा की भूमिका के ऊपर मध्य वर्ग किसानों के बीच व्यवस्था में मूलभूत सुधार की मांग का दबाव भी रहता है। इनकी मांगों में से मंत्रियों की तानाशाही की समाप्ति, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण, कर संरचना में सुधार, तो ये कुछ मांगें रहती हैं। मध्य वर्ग की मांग जो रहती है राजनीतिक उदारवाद, सामाजिक समतावाद की रहती है। किसान क्या करते हैं, किसान सामाजिक समतावाद को ज़्यादा महत्व देते हैं। इसीलिए नेपोलियन बोनापार्ट ने निरंकुश व्यवस्था की स्थापना की, तो इन्होंने इसका विरोध नहीं किया, क्योंकि नेपोलियन ने विशेषाधिकारों को नकार दिया था। लुई 16वें एक तरफ जहां अपव्ययी और अदूरदर्शी शासक था,
ठीक है। वहीं वह शासकीय गतिविधियों पर एक दक्ष शासक के नियंत्रण भी नहीं रख पाता था। लुई 16वां जो था, यदा कदा जब भी सुधार के प्रति कुछ जागरूकता दर्शाई जाती तो परिस्थितियों में उन परिस्थितियों को गंभीरता से लेता भी नहीं था, ना ही उनको समझता था और ना ही उनको लागू करता था। ठीक है। मध्य वर्ग और किसान कर के ढांचे में परिवर्तन की मांग कर रहे होते हैं, और मांग से आशंकित चर्च और कुलीन वर्ग ने राजा को स्टेट जनरल की सभा में बुलाने की सलाह दी गई होती है, और चर्च और कुलीन के राजनीतिक प्रभाव के कारण कदम पीछे की जाता है, और सही अर्थों में फ्रांस की क्रांति को रोका जा सकता था यदि फ्रांस का राजा क्रांतिकारी होता तो। भाई अगर राजा ही अगर निरंकुश शासन करने लगेगा तो ऐसी स्थिति में जनता विद्रोह कर देगी, और यही चीज़ें जो ब्रिस्टल था, ब्रिस्टल का शस्त्रागार था, उस पर हमला से शुरू होती है। आप अगर लोगों के साथ में गलत करेंगे तो एक असंतोष की भावना धीरे धीरे बढ़ती जाती है, लेकिन जिस दिन भी उस चीज़ का विस्फोट होगा वो दिन बहुत ही ज़्यादा दिक्कत वाला होगा। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। अब क्रांति का विकास किस तरीके से होता है इसको हम अगले लेक्चर में देखेंगे। 2 लेक्चर में इस चीज़ को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। और यह जो लेक्चर है दोस्तों यूपीपीसीएस में 2019-20 के लिए चल रहा है। तो जो लोग भी अपना ज्वाइन करना चाहते हैं, व्हाट्सअप ग्रुप चल रहा है, तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल को देख सकते हैं। ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।